आज के मुख्य समाचार। डडौर को ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग। एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां ने सुनी जन समस्याएं। नाहन में मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयराम ठाकुर ने किया स्मरण। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में मनाया गया क्रिसमस उत्सव। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। हिमाचल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर वंशिका परमार पहुंची महापौर कार्यालय। सेब आयात शुल्क में कमी से हिमाचल की बागबानी प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। मंडी बलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डडौर क्षेत्र को लेकर नया प्रस्ताव सामने आया है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि डडौर पंचायत को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाए, जिसमें डडौर का एक हिस्सा सरयोली पंचायत में और दूसरा हिस्सा सयाह पंचायत में शामिल किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्य और विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इस मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला दंडा अधिकारी एडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को अवगत करवाया कि वर्तमान में पंचायत व्यवस्था स्पष्ट न होने के कारण डडौर क्षेत्र में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और शीघ्र ही निर्णय भी लिया जाएगा। प्रशासनिक आश्वासन के बाद क्षेत्र वासियों को उम्मीद है कि डडौर क्षेत्र में रुके विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। मंडल मिला जिसमें हमारे पार्षद और श्री रूपलाल जी अन्य साथी जो उस नगर परिषद के एरिया में आते हैं, उनका कहना है कि अभी पंचायती चुनाव का जो एक रस्म चली है, नई पंचायतों का गठन, नए वार्डों को जोड़ना और जोड़ने के साथ साथ इनका भी आग्रह है कि जो हमारा नगर परिषद का जो 9 वार्ड डडौर है, कुछ हिस्सा है उसका सियोली पंचायत में डाल दी जाए और कुछ हिस्सा जो स्याह पंचायत है उसमें डाल दिया जाए, ताकि नई पंचायत में अगर बनाने में दिक्कत है। वैसे तो मेरा आग्रह है कि सरकार नई पंचायत बनाए डडौर, जो आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उस वार्ड को 2 हिस्सों में बांट कर जो है आधा हिस्सा सियोली में और आधा हिस्सा स्याह में डाल दिया जाए, तो लोग इसमें सहमत भी हैं। और लोगों की जो समस्या आ रही है विकास कार्य में, जैसे नगर परिषद में मैंने भी पैसा दिया 10-15 लाख की राशि नहीं लग रही है, और मेरा सरकार से भी निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है, उस पैसे को जल्दी लगाया जाए ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। और उसी रुझान के तहत जो लोगों का आक्रोश है, जिस तरह आज हम एडीएम साहब से मिले, डीसी महोदय जी चले गए और उन्होंने कहा कि आप एडीएम से मिले, तो एडीएम ने कहा कि हम इसको सरकार को भेजेंगे और सरकार की समझ रखेंगे और जल्दी इसका निवारण करके जो है हम इस वार्ड जो हमारा नगर परिषद का है उसको समस्या से जो जूझ रहा है उसको निजात दिलाएंगे, ये मेरा कहना है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ एडीएम साहब का और सरकार का भी कि इस मामले को जल्दी जो है लिया जाए, ताकि लोग जो आक्रोश में हैं, जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं डडौर वार्ड के, उसको जो है जल्दी विकास की राह मिले। धन्यवाद। मैं बहुत से गाँव हैं जो पहले भी नगर परिषद पंचायतें बनी हैं और इनका भी उसी तर्ज पर आग्रह है कि उसी तर्ज पर हमें भी पंचायत दी जाए नगर परिषद से हटाकर। तो इनका मानना है क्योंकि नगर परिषद का जो एरिया है उसमें एक तो वहाँ थोपे जा रहे हैं और टैक्स थोपे जा रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना तो लाइट है, लाइटें मिल रही है, ना तो वहाँ ड्रेन बन रही है। दूसरा जो मामला था मेरा उसी डडौर वार्ड का, जो भाव से लेकर डडौर तक NHI की जो ड्रेन बननी है वो भी कई वर्षों से लटकी है। 35 करोड़ की राशि जो है NHI RO जो हमारे होते हैं, रीजनल ऑफिसर जो होते हैं NHI के, उन्होंने पैसा भेज दिया है PWD विभाग को और ऐसी महोदय ने उसको सहमति जताई है
और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन को पता नहीं है कि हमारे को पैसा आया, जबकि उसी क्षेत्र का हमारा डिवीज़न है पीडब्ल्यूडी का, उनको पता नहीं है। और जो हमारे एससी महोदय हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको पता है कि 35 करोड़ की राशि जो है इस ड्रेन के लिए आ चुकी है, जो कि भाव से डडौर तक और आगे जो हमारा चक्कर से लेकर दौंदी जो एरिया है उसको के लिए भी पैसा आया हुआ है। ये दोनों मिलाकर 35 करोड़ की राशि है। ये दोनों नगर परिषदों के वार्ड हैं। तो मेरा कहना है कि ऐसे विकास कर जो लटके हुए हैं उनको अगर दृष्टि देनी है तो लोगों की मनसा के ऊपर खरा उतरना चाहिए। जैसे लोग पंचायत चाहते हैं, पंचायत में ज़्यादा विकास होता है, ये इनकी अपनी इच्छा है और होनी चाहिए। ये मेरे मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हम इनको पंचायतों में ले जाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी नहीं, आदरणीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने नहीं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि जब भी हमारी सरकार बनेगी हम पंचायत में ले जाएंगे। और अभी भी इन्होंने आश्वासन दिया, जो वर्तमान सरकार है, चाहे पंचायती राज मिनिस्टर है, चाहे हमारे जो विक्रमादित्य जो हमारे यूडी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्दी जो लोग पंचायतों में जाना चाहते हैं उनको पंचायतों में लिया जाएगा। नाहन में युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में युवा कांग्रेस और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम और उसके स्वरूप में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला और गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जैसे नाम से बदलने की कोशिश संविधान विरोधी है। उनका कहना है कि इस बदलाव से योजना का मूल उद्देश्य कमजोर होगा, जिससे ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रभावित होगी और राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण मजदूरों के लिए जीवन रेखा है और इसके नाम बहुत ढांचे में बदलाव से योजना की प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को सड़क से संसद तक तेज किया जाएगा और इसे देशव्यापी रूप भी दिया जाएगा। भाजपा की सरकार को अब लड़ेंगे जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सालों को नेता के हत्यारों को जूते मारो, सालों को। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार को धक्का दो, हथियार को की सरकार को धक्का दो, हथियार को। वो देख रहे हैं, एक लुटा अब लड़ेंगे जोरों से। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार
जिला कुल्लू एवं लाहौल स्पीति एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हुए, जिससे क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई और कुछ मामलों को मौके पर ही निपटाया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण व मरम्मत, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति एवं ट्रांसफार्म से जुड़ी समस्याएं, पुल निर्माण, रेस्ट हाउस निर्माण, सुरक्षा दीवार, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़े मुद्दे लिखित और मौखिक रूप से प्रमुखता से उठाए। एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकता है और जिन मुद्दों का तत्काल समाधान संभव है उन्हें मौके पर ही निपटाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि शेष समस्याओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र हल किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ और लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। एक और ग्रीवांस आरसीसी गंगावारे विनम्र निवेदन है कि मैं खुबराम पुत्र श्री ठाकुरदास साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि गत 13 अगस्त की त्रासदी में बिहार में खुबराम नोक सिंह व करीमा देवी के घर के अंदर फलाचन नदी का पानी अंदर तक मकान में गया था, जिसके कारण हमारी रिहायशी मकान को भारी नुकसान हो गया था। इस समस्या को हमने आपके सामने पहले भी रखा था और डीसी महोदय ने भी कहा था कि यहाँ आरसीसी का डंगा लगाने के लिए 3 लाख रुपए सैंक्शन करवा दी। हेलो, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेडी के बारे में, उसका क्या स्टेटस है सर? जगह तो ना पाइप हो गई है। अच्छा, सेकेंडली बजटिंग के लिए कह रहे हैं, जैसे मान लो हमने अप्लाई करना है, ऊपर से जो है हमें एफआरए की, मान लो एफआरए से हमने रिपोर्ट लेनी है और गवर्नमेंट को भेजना केस, वो कहते हैं बजटिंग चाहिए। बजट तो हुआ नहीं अभी तक सैंक्शन से, तो हम चाहते हैं कि बजट हो जाए, क्या कितना हो जाए। तो एफआरए भी नहीं होगा ना, इसमें एफआरए होना है, एफसीए तो होना नहीं है, इसमें एफआरए नहीं होगा सर, नहीं हो जाएगा। एफआरए कोई नहीं है, एफआरए होगा, एफसीए नहीं होगा। अच्छा, एफआरए के लिए कोई बजट की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, आप कार्रवाई शुरू करो, रेवेन्यू पेपर सब तैयार करेंगे, डीएफओ में लगाएगा और अगर उसमें पेड इन्वॉल्व होंगे तो उसका कंपनसेशन जाएगा। क्रिसमस पर्व पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में श्रद्धा, प्रार्थना और रोशनी से जगमगा उठा। रश मैदान पर स्थित यह चर्च न केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का एक धार्मिक और पर्यटन स्थल माना जाता है। क्रिसमस को लेकर चर्च परिसर में विशेष सजावट भी की गई। वहीं प्रार्थनाओं और धार्मिक कार्यक्रमों में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। चर्च के प्रीस्ट इंचार्ज डॉक्टर विनीता रॉय ने बताया कि क्रिसमस का उत्सव केवल 25 दिसंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तैयारियां काफी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमारे क्रिसमस कार्यक्रम एडवांस से ही शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि क्रिसमस की तैयारियां 30 नवंबर से ही प्रारंभ हो चुकी थी और तभी से धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियां जारी है। उन्होंने बताया कि आज के दिन क्रिसमस डे में मनाया गया। डॉक्टर रॉय ने बताया कि हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। 25 दिसंबर पूरी दुनिया में प्रेम, शांति, आनंद और आशा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चर्च परिसर में आकर्षक और रोशनी, सजावट और कैरोल गायन के बीच श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी।
पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को आज सारा संसार याद कर रहा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके शतायु के लोग कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा ने भारत को एक नई दिशा दी है। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए उनके अमूल्य योगदान को याद किया और राष्ट्र हित में उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। वास्तव में देखिए, घर तो बनाने से बन जाता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जो सभी के थे, पक्ष और विपक्ष, वो सभी उनको जो है ये मान करके चलता था कि यह सबको मान करके चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। आज भी जब हम लोग संसद में रहा करते थे तो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर के लोग कहा करते थे कि अटल जी ऐसे थे। तो अटल जी का पूरा जीवन जो है वह सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक आनंद का जीवन रहा है। मुझे लगता है कि उनसे लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि राजनीति प्रतिस्पर्धा की तो हो सकती है, लेकिन राजनीति दुश्मनी की नहीं हो सकती है। इस नाते सभी लोगों को राजनीति को इस नाते अपनाना चाहिए कि मुझे देश की सेवा करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन को इसी तरह से ढाला था। उत्तर प्रदेश से तो लखनऊ से वह चुनाव ही लड़ा करते थे। हिमाचल को भी वो अपना दूसरा घर मानते थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि आज अगर उस समय के राजनेताओं में किसी को देखिए तो पूज्य गांधी जी के बाद विदेशों में भी सर्वाधिक स्वीकृति किसी को मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी को मिली। उनकी चर्चा लोग करते हैं। आज मैं अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे। एक दूसरे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी आज ही का जन्मदिन है। दो भारत रत्नों का आज जन्मदिन है। उन दोनों के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। कवि हृदय जो हर समय समाज के प्रति संवेदनशील रहता था, ऐसे श्रद्धेय अटल जी को हम शत शत नमन करते हैं और देश और दुनिया उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे, उनके जीवन से सीखे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की छवि थी कि कांग्रेस की सरकार में WHO में प्रतिनिधि के नाते और विपक्ष के नेता रहते हुए अटल जी ने जाकर के UNO में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बेहतरीन तरीके से किया। ये उन्हीं की छवि थी। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वाजपेयी जी के व्यक्तित्व व योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत की छवि को विश्व पटल पर मजबूत पहचान दिलाई और देश को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वह हमारी पार्टी के नेता थे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलते हैं। वे देश को दिल से समझते थे, महसूस करते थे और उसकी संवेदनशीलता के लिए निर्णय भी लेते थे। उन्होंने वाजपेयी जी के लोकप्रियता के दौर को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम आयोजित होते थे तो गाड़ियां कम पड़ जाती थी क्योंकि लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि लोग अपनी जगह से हिलते तक नहीं थे।
अंत तक उन्हें ध्यान से सुनते थे। जनता उनसे सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ी रहती थी। कार्यक्रम के अंत में जयराम ठाकुर ने वाजपेयी जी के विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया और उन्हें राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक विद्वान होने के साथ साथ में, नेता होने के साथ साथ में, कवि होने के साथ साथ में बहुत हृदय से संवेदनशील व्यक्ति। ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के वो नेता थे और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उनने जिस प्रकार से भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की, तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से अटल जी को हमेशा ही हम याद करेंगे। और ख़ास तौर से हम इस बात को भी देखते थे कि जब कभी उनकी सभा होती थी, सभा में लोगों को लाने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाती थी, मैदान छोटा पड़ जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। क्योंकि उनका भाषण जिस प्रकार से बहुत बेहतर होता था, बहुत अच्छा भाषण देते थे। अंत तक जब तक भाषण समाप्त नहीं होता था, लोग अपने स्थान से हिलते नहीं थे। और यही मंजर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी जब वो बोलते थे, जब भी बोलते थे, तो कितना भी वहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल, बहस का माहौल, तनाव का माहौल संसद के अंदर होता था, एकदम शांत होता था। यानी कि घोर वैचारिक विरोध के लोग भी सदन के अंदर अटल जी की बात सुनने के लिए शांत होते थे, चुप होते थे। ये इस प्रकार की एक शख्सियत थी। ऐसे हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उनके योगदान को हिमाचल तो कभी भूल नहीं सकता। हिमाचल, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश उनका घर रहा है। और कहने के लिए घर नहीं, घर यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो अपने गांव प्रीणी, यानी कि मनाली में प्रीणी के गांव में आकर के रुकना और वहीं से पीएमओ चलाना, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ आकर के कविताएं लिखना, कविताएं सुनाना, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। उनके साथ कई बार इंटरेक्ट करने का, कई बार बैठने का अवसर हमको मिला। और ख़ासतौर से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए जो उनका योगदान उसको हम कभी भूल नहीं सकते। बड़े योगदान के रूप में मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी ने शुरू की, आज हिमाचल प्रदेश की जितनी सड़कें बनी हैं उसमें से 50% सड़कों का योगदान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती, आज भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से सड़कों से वंचित होते, यानी कि पीठ का बोझ नहीं उतर पाता। हिमाचल प्रदेश के लिए एक और देन उनकी जो है, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, जो इंडस्ट्रियल पैकेज उन्होंने दिया। आज एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी नालागढ़ में है, तो अटल जी की देन है। जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पैकेज दिया था। एक और देन के रूप में हम उनको याद करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, वो अटल टनल रोहतांग। ऐसा एक तोहफा हिमाचल प्रदेश के लिए उनके माध्यम से मिला है, जिससे पर्यटन की दृष्टि से भी उसका महत्व है आज की तारीख में, सामरिक दृष्टि से भी महत्व है, और सुविधा की दृष्टि से हमारे ट्राइबल के इलाके, लाहौल के इलाके, पांगी के इलाके, और उसके साथ साथ में वहाँ लद्दाख जाने के लिए जो रास्ता बना, तो ये अटल जी की देन है। उनके ऋण को ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश तो कभी चुकता नहीं करता। मैं आज के इस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर अटल जी को नमन करता हूँ। हिमाचल प्रदेश की बेटी वंशिका परमार को आज शिमला नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान के कार्यालय में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने वंशिका की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रदेश और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। गौरतलब है कि वंशिका परमार हिमाचल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस अर्थ प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर भी रोशन कर चुकी है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वंशिका
परमार ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण के बल पर यह मुकाम प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि वंशिका न केवल मॉडलिंग के क्षेत्र में पहचान बना चुकी है, बल्कि एक उद्यमी के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हुए युवाओं के लिए नई राह दिखा रही है। सम्मान के दौरान वंशिका परमार ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गौरव की बात है और वह आगे भी हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन और युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए कार्य करती रहेगी। देखिए, आज मेरे पास वंशिका परमार आई हैं, जो एक इंटरनेशनल कल्चर मीट की हमारी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी है और मिस अर्थ इंडिया उनको एक बहुत बड़े जो कंपटीशन जब मिस वर्ल्ड फेमिना और उसके बाद 3-4 के कंपटीशन होते हैं, उनमें से एक कंपटीशन होता है मिस अर्थ का, तो उसमें ये विजेता रही है और हमारे लिए बड़ा प्राउड का विषय है। बहुत हम इस पर हमारे को बहुत प्राउड है इन पर कि हिमाचल की बेटी है जो इंटरनेशनली हमारा नाम प्रदेश का और देश का ऊंचा कर रही है और डिफरेंट फील्ड में इन्होंने काम किया है और एक हमीरपुर ज़िले से संबंध रखती है और नदौड़ से इनका घर है इनका। और पिछले कल आपके लाइव टीवी के प्रोग्राम में यहाँ आई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इनको बुलाया था, उन्होंने भी सम्मानित किया। तो आज मुझे भी इसका अवसर मिला कि हमारा विंटर कार्निवाल भी है लगा हुआ, तो एक मॉरल बूस्टिंग होता है और एक हमारी हिमाचल की बेटी है, उसने एक बहुत बड़ा नाम इस मुकाम पे पहुंचाया है, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय। तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य कहूँ या शिमला का बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरा एक कर्तव्य भी है कि मैं अपने इस बेटी को हम अपना एक मान सम्मान दें। नमस्कार, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश। First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to our Honorable Mayor, Shri Surendra Chauhan ji, for his treasured thoughtfulness, fearless warmth, and his impeccable vision for Shimla. And the warmth of his heart truly reflects the finest spirit of Himachal Pradesh. And before everything else, I would like to extend my sincere thanks to all the members of the media. You are the link, actually the most meaningful link, through which the initiatives undertaken by our government is able to reach the masses, and the warmth, love and affection that you have always extended to me, it truly means the world to me. And today I stand before you not just as the first ever girl from Himachal Pradesh to be crowned Miss India, or as Himachal's first ever representative at an alpha pageant, that is Miss Earth, counted among the big four, or not just as an international tourism culture host, as a proud daughter of Himachal Pradesh. And I'm truly grateful for this opportunity to be able to represent Himachal Pradesh and its rich cultural heritage on major global platforms. I mean, be it my work in the Philippines, wherein I have collaborated with the Miss Earth organization under the Incredible India campaign in association with the Indian Army and the Border Road organization, to finally being chosen as India's representative at the G20 presidency commemoration held in Ladakh. I have always felt that I have carried the warmth and spirit of Himachal Pradesh in every international undertaking of mine. And to be very honest, the warmth of Himachal Pradesh, our folklore, our rich cultural heritage, and most importantly, our spiritual connect with nature is what the globe deeply respects about us. And in every international undertaking, I have always tried to be a proud torchbearer of not just India's civilizational values, but that of Himachal's culture and rich placid. And for that, I am truly, truly grateful. And as the tourism ambassador of Himachal Pradesh, I truly believe that tourism is not merely about destinations. It is all about emotions. It is about peerless hospitality, preserving our folklore and protecting our culture, which is of utmost importance to us.
शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई अधिकारी पहुंचे और वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने वाजपेयी जी की राजनीतिक जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्शवादी नेता, संवेदनशील व्यक्तित्व और कवि थे, जिनकी पहचान पूरे देश में सम्मान के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने लोकतंत्र को मजबूती दी, देश को नई दिशा दी और भारत की छवि को विश्व पटल पर स्थापित किया। उनके जयंती पर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के मामले पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर 12 घंटे की शिफ्ट में कार्यरत थे, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया उचित नहीं थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिकायत कर सकते थे, पर इस प्रकार की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले में कार्यवाही रिपोर्ट के आधार पर की गई है और सरकार ने नियमों के अनुसार कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मरीजों की, इसीलिए सरकार जल्द नई गाइडलाइंस जारी करेगी। साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों की संख्या तय की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अस्पतालों में व्यवस्था सुधार को लेकर नई नीति भी लागू की जाएगी। जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक देशवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई है और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने मरीज जो था उस पर जिस प्रकार की वारदात की गई है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी पहले, हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआर शिप करने डॉक्टर आते थे, पहले 48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर शिप में करवाई। और एसआर शिप का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे, जो 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया, 1 लाख किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है, वो मैं समझ नहीं पाया। जब मुझे कल अधिकारी जो आईजीएमसी की जो डिसिप्लिन कमेटी उसने रिपोर्ट्स दी, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर एक ऐसा है जिसके पास कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोच कर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है और मेरे को उससे ये आशा होती है कि मेरा ये इलाज करेंगे और अच्छे इलाज करेंगे। अब उस पेशेंट का जो मैंने रिपोर्ट्स में आया है, वो सिर्फ पल्मोनरी बेड के खाली बेड में था, जहाँ उसकी तबीयत किसी की पेशेंट की ख़राब होती है तो ऐसे बैठ जाता है। उस बेड में वो बैठ गया। उसके बाद लेटने के बाद एक वीडियो का पक्ष आया है जिसमें उसमें डॉक्टर उसने अटैक कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टरों ने भी कहा है कि हमारे पास एक और वीडियो है। तो मैंने बोला कि इस समय तो ये बनता नहीं है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसकी कंप्लेंट करवा सकता है, उसकी शिकायत करवा सकता है। और इस दृष्टि से हमने उस पर कार्रवाई की, जो भी हमारे को आईजीएमसी के प्रशासन ने रिपोर्ट दी। दूसरा, आईजीएमसी में कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा को भी प्रदान करना है और मैं उसका भी अभी मैंने अधिकारियों को कहा कि इसका अध्ययन करिए कि पेशेंट के साथ कितने आदमी आईजीएमसी जाएंगे और डॉक्टरों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई ऐसा ना हो कि उसके बाद वहाँ कुछ वारदात हुई है तो उस सारे मामले में हम बातचीत में कर रहे हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर ने जो किया वो गलत था। ठियोग विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक सेब बहुल राज्य है और सेब यहाँ की अर्थव्यवस्था व पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है,
लेकिन लंबे समय से बागवानी सेक्टर की उपेक्षा की जा रही है। गुरुवार को मेट्रोपोल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। राठौर ने दावा किया कि न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते के दौरान सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% कर दिया गया, जिससे स्थानीय बागवानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा बागवानों को उद्योगों में प्राथमिकता देने और सेब उत्पादों के इस्तेमाल संबंधी आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बागवानों के सामने आर्थिक दबाव पड़ रहा है और फसल की कीमतों में गिरावट की आशंका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की व्यापार नीतियों और टैरिफ विवाद ने स्थिति को और जटिल कर दिया है, जिसके चलते भारत पर भी आयात शुल्क कम करने का दबाव बन रहा है। राठौर ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे हालात बने रहे तो किसानों और बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा इस मुद्दे पे बोलता रहा हूँ, चाहे विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो। और जब मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त भी मेरा जो मुद्दा है वो बागवानों और किसानों को लेकर रहता था। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश से बहुल राज्य, हिमाचल की पहचान सेब राज्य के रूप में होती है और इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की। लेकिन कुछ समय से सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार जो बागवानी है उपेक्षा का शिकार हो रही है। और अभी हाल में ही जो फैसला, जो समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ, इस समझौते के तहत जो सेब पे आयात शुल्क था 50% उसे घटाकर 25% किया गया। 22 तारीख को यह समझौता हुआ और 23 तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस जो है पूरे देश में मनाया। यानी किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिया। पिछले काफी समय से चाइना, तुर्की और न्यूजीलैंड से बराबर सेब का आयात यहाँ हो रहा है, जिससे हमेशा बागवानों को चुनौती मिलती रही है। चुनाव से पूर्व जब मोदी साहब हिमाचल आए थे, उन्होंने बागवानी को बचाने के लिए एक शगुफा छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 100% करने वाले। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि सेब के उत्पाद को और ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और जो एप्पल जूस है उस जूस को कोक और पेप्सी में जो है उसका कुछ प्रतिशत मिलाया जाएगा। और हालांकि हम जानते थे कि ये खाली शगुफा है, क्योंकि पेप्सी और कोक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, वो अपने फॉर्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया और 100% की बात तो छोड़िए, अब तो 50 से 25% कर दिया। और अभी हमारी चिंता का जो विषय है वो अमेरिका को लेकर है कि जिस तरह से ट्रंप ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने जो है एक टैरिफ वॉर, पूरे दुनिया में उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की है और वो बराबर दबाव भारतवर्ष पे बना रहे हैं किस टैरिफ को जो 50% तक कम किया जाए। और हमारी सूचना के मुताबिक अमेरिका दबाव बना रहा है कि इसे 0% किया जाए।
और अगर मोदी सरकार दबाव में आती है, कहीं ये 0% हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विनाश हमारी बागवानी का होने वाला है। ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बागवानों के पास अपने बगीचे खुद काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।